नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए हिंदी विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। जैसा कि हम लोग हिंदी में साथियों विसर्ग संधि आज देखेंगे और संधि के पूरे चैप्टर में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधियों को देख लिया है। तो आज हम देखेंगे साथियों विसर्ग संधि और इससे जुड़े नियमों को। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और सभी से निवेदन रहेगा, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। तो देखते हैं सबसे पहले विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग संधि कहते किसे हैं? तो साथियों विसर्ग संधि की अगर हम परिभाषा देखें तो सबसे पहले तो विसर्ग आपको बता दें कि इसे हम क्या कहते हैं। विसर्ग कहते हैं इस तरीके से किसी भी अक्षर के बाद ये दो पॉइंट रखे हुए तो इसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो इसकी अगर हम परिभाषा देखें साथियों विसर्ग संधि की, तो विसर्ग के बाद क्या, विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद किसी विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन, ठीक है ना, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से, किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, ठीक है ना, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये हो गई विसर्ग संधि की परिभाषा। तो विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए तो विसर्ग में जो परिवर्तन हो जाएगा वो क्या कहलाएगा साथियों, विसर्ग संधि कहलाएगा। और विसर्ग संधि के अब जब हम नियम देखेंगे तो हमें आगे चीजें बड़े ही आसानी से समझ में आएंगी। तो अगर हम विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 देखें, ठीक है ना, इस इधर से हम क्या देखेंगे साथियों, विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 है। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है विसर्ग संधि का, देख लेते हैं इधर से। एक कहता है यदि विसर्ग के बाद, ठीक है, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, चा या छा आ जाए। ठीक है, कौन कौन सी व्यंजन, या तो चा आ जाए या छा आ जाए, ठीक है, आए तो विसर्ग, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है, ये वाला सा, ठीक है ना, तालु वाला, तालव्य सा जिसे हम कहते हैं, विसर्ग का सा हो जाता है, सा हो जाता है। ठीक है, इसी में और है, यदि यदि विसर्ग के बाद अब कौन आए, टा या ठा आए, यदि टा या ठा आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, मूर्धन्य सा हो जाता है। बिल्कुल साधारण सी नियम है, आपको आसानी से समझ में आएंगे। अब ये हम उदाहरण बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद इसी में एक और नियम है, यदि ता व था आए, ठीक है ना, कौन कौन, यदि ता या था आए तो विसर्ग का, तो विसर्ग का दंत सा हो जाता है ना, ये वाला सा हो जाता है। चूंकि ये सा से संबंधित नियम है इस वजह से मैंने आपको एक ही साथ नियम नंबर 1 में ये सब चीजें बता दी। अब हम इसके उदाहरण समझेंगे साथियों। तो उदाहरण अगर हम इसके देखें तो सभी के उदाहरण हम एक एक समझेंगे तो आसानी से हमें ये चीज समझ में आ जाएगी। तो उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें उदाहरण, निहि धन चल, ठीक है, ये उदाहरण है। देखिए ये तो विसर्ग है और ये चा आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, तो अब किस में बदल जाएगा, शा में बदल जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा इधर से, निश्छल, क्या हो जाएगा, निश्छल, ये हो जाएगा, है ना। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी, है ना। अब सॉरी, इधर से जो मैंने निश्चल लिख दिया ये निश्चल होगा ना, ये ये निश्चल होगा। अब अगर छा आता तो निश्चल हो जाता, ठीक है ना। तो ये चा और छा वाला नियम हो गया। अब इधर से अगर हम देखें अगला कौन सा वाला, टा और ठा वाला, तो हमने इधर से लिख दिया ये निधन ठोर, क्या लिख दिया, निधन ठोर। तो अब कौन सा वाला, मूर्धन सा होगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, निष्ठुर, ठीक है ना। उम्मीद है ये उदाहरण के माध्यम से आपको ये नियम समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हम, अब कौन सा ताया था वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो निधन तेज, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, निस्तेज, क्या हो जाएगा, निस्तेज। तो इस तरीके से ये हमने 3 उदाहरण के माध्यम से जो 1 नंबर के 3 नियम थे, मतलब चा और छा वाला, टा और ठा वाला, ता और था वाला नियम, जो कि तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा में बदल जाते हैं, उनके हमने नियम समझे। ऐसे ही अगर इससे संबंधित कोई भी आ जाता है तो आपको सेम इसी प्रकार से वो उदाहरण भी बदल देने हैं, उनका संधि विच्छेद कर देना है, उनका संधि का नियम बना लेना है। उम्मीद है ये नियम आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम साथियों दूसरे नियम की। किसकी बात करेंगे, दूसरे नियम की बात करेंगे। तो इधर से देखते हैं हम लोग दूसरा नियम, ठीक है ना। क्या देखेंगे साथियों, इधर से हम देखेंगे दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे नियम को भी हम समझ लेते हैं। दूसरा नियम कह रहा है, यदि यदि विसर्ग के बाद, यदि यदि विसर्ग के बाद, ठीक है ना, क्या, तीनों सा में से कोई भी आ जाए, तीनों सा में से कोई भी आ जाए, बाद सा में से कोई भी आए, कोई भी आए, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है ना। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम उदाहरण देख लेते हैं इसका। अब हम इस नियम का उदाहरण भी समझ लेते हैं साथियों। अगर हम इस नियम का उदाहरण देखें तो उदाहरण के माध्यम से अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे हम, तो देख लेते हैं। उदाहरण में हमने लिख दिया क्या, उदाहरण में हमने लिख दिया दुहधन शासन, ठीक है, क्या हो जाता है, दुहधन शासन, दुहधन शासन, ये लिख दिया। अब ये किस में बदल जाएगा, ज्यों का त्यों लिखा रहेगा, ठीक है ना, ज्यों का त्यों दुशासन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, एक चीज इसमें और हो सकती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये विसर्ग है, अगर हम विसर्ग नहीं लिखेंगे तो फिर ये किस में होता है, विसर्ग के बाद जो व्यंजन होता है उसी का रूप ले लेता है, ठीक है। तो अगर ये विसर्ग नहीं लिखना है तो विसर्ग के बाद जो व्यंजन आया है ये सा, इसी का रूप ले लेता है। तो अगर हम इसे लिखें अथवा में, ठीक है ना, इधर से हम अथवा में लिख देते हैं इसे इस तरीके से। तो अथवा, अथवा विसर्ग के बाद आने वाले व्यंजन में बदलता है, आने वाले व्यंजन मतलब सा, सा और सा, इन तीनों में बदलता है।
बदलता है, इधर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको हमने समझा, तो अब अगर हमें जैसे इधर से क्या नहीं लिखना, ये विसर्ग नहीं बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इधर से हम साथियों लिख देंगे दुशासन, ये भी लिख देते हैं, तो ये भी सही माना जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ये नियम उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये नियम काम करेगा। जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं हम इधर से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमने लिख दिया निहि धन संदेह, ठीक है ना, निहि धन संदेह हमने लिखा, तो इसका क्या बन जाएगा, जो कहते हम लिख देंगे, लिख देंगे नहीं लिख देंगे, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। तो उम्मीद है ये चीज आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो दूसरा नियम है। अब हम बात करेंगे अपने अगले नियम की, जो तीसरा नियम है विसर्ग संधि का, जो तीसरा नियम है। अब हम इसकी बात करेंगे, तो हमारा तीसरा नियम क्या कहता है, हम इसको भी समझते हैं। तो तीसरा नियम कह रहा है, अगर विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद कौन आ जाए, का या खा, ठीक है, का या खा, ठीक है, अथवा पा या फा, ठीक है, ये आ जाए, व्यंजन आए, व्यंजन आए, तो विसर्ग नहीं बदलता। ठीक है, तो विसर्ग में, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इसका भी हम उदाहरण देखते हैं साथियों। उदाहरण से हमें जो नियम है वो आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है ना, हमें समझ में आ जाएगा कि नियम कह क्या रहा है। तो उदाहरण में अगर हम देखेंगे, तो उदाहरण अब हमारा क्या कह रहा है कि हमने उदाहरण में लिख लिया क्या, रजह धन कण, क्या लिख लिया, रजह धन कण, तो ये लिख लिया हमने। तो अब इसको एक साथ बस इस तरीके से लिख देंगे, रजह कण। ठीक है ना, अगर हमने लिख लिया एक उदाहरण और, अंतःकरण, अंतःधन करण, तो इसको किस तरीके से लिख लेंगे, बस जो कहते हैं इस तरीके से ही लिख लेंगे, अंतःकरण। उम्मीद है ये चीज समझ में आ रही होगी। अब एक पा और फा वाला भी देख लेते हैं। हमने लिख दिया प्रातः काल, एक और पहले देख लेते हैं इसका। तो अब इसको हम क्या लिख देंगे, बिल्कुल सेम जो कहते हैं लिख लेंगे, प्रातः काल, है ना। अब इधर से देख लेते हैं, पयः पान, पयः धन पान, तो इस तरीके से अब इसको क्या हो जाए, क्या लिख देंगे, पयः पान, है ना, क्या लिख देंगे, पयः पान। तो हमने जो तीसरा नियम है इसके आपको उदाहरण बताए। ठीक है, बताए ना। तो अब एक चीज और है इधर से, इसी नियम में, इसी नियम में एक चीज और है। तो इसको अगर इस तरीके से लिखें, लेकिन, क्या लिखें, लेकिन यदि विसर्ग के पहले, अगर इसी में क्या हो जाए, विसर्ग के पहले क्या आ जाए, ई या उ आ जाए, क्या आ जाए, ई या उ स्वर आए, अगर ई या उ स्वर आए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, तो विसर्ग का जो मूर्धन्य ष होता है ये हो जाता है, हो जाता है। ठीक है ना, अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, इस नियम का भी उदाहरण समझते हैं। तो ये नियम भी हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। इस नियम का अगर हम उदाहरण देखेंगे साथियों, तो देखते हैं निहिधन कपट, क्या देखेंगे, निहिधन कपट। तो देखिए विसर्ग के बाद का तो आ रहा है, लेकिन इधर से क्या आ गया है, इधर से ई आ गया ना विसर्ग के पहले। तो अब ये किस में बदल जाएगा, विसर्ग
निष्कपट में बदल जाएगा। सा में बदल गया ना, इधर देखिए विसर्ग की जगह क्या हो गया, सा हो गया। और हम ऊपर अभी देख रहे थे विसर्ग ज्यों का त्यों था कि नहीं था। तो लेकिन ई या ऊ आ गया विसर्ग के पहले, इधर से देख रहे हैं, ये देखिए विसर्ग और ये ई की मात्रा आ गई, इसमें ईश्वर आ गया ना। तो इस वजह से जो विसर्ग है इधर परिवर्तित नहीं हो रहा था, तो ये विसर्ग किसमें परिवर्तित हो गया, मूर्धन्य षा में परिवर्तित हो गया। उम्मीद है ये नियम भी आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। और एक नियम हम देख लेते हैं, दुहधन कर। दुहधन कर, तो अब ये क्या हो जाएगा, दुष्कर, है ना। तो इस तरीके से, और अगर कोई आपसे शब्द पूछा जाए, उसकी संधि विच्छेद पूछी जाए, तो इस नियम के हिसाब से आप अपनी संधि विच्छेद को बना देंगे। और अगर संधि कर रहा है तो आप इसी नियम के आधार पर उसकी संधि भी कर देंगे। उम्मीद है ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों, इधर से हमने जो विसर्ग संधि के 3 महत्वपूर्ण नियम हैं वो हमने समझे। इसके बाद अब हम विसर्ग संधि का अगला पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे, जहाँ से हम विसर्ग संधि को खत्म करेंगे, विसर्ग संधि के नियमों को। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और जो सबसे मेन चीज़ है, नियम आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हमें भी आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर भी करें वीडियो को, ताकि अधिकतर लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, जो कि हमारा मेन उद्देश्य है। तो साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।